साथियों, जय भीम। एक बार फिर से हम हाजिर हैं। आप अपना YouTube चैनल लेकर, जिसका नाम है द काशीराम ऑफिशियल। साथियों, पिछले 2 वीडियोज़ में हमने पूना पैक्ट के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखी थी और उसमें ख़ास तौर से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा 24 सितंबर 1932 को किए गए पूना पैक्ट के संदर्भ में जो बाबा साहब ने उसको धिक्कार किया था, और उसके बाद में माननीय काशीराम साहब ने इस पूना पैक्ट के 50 साल पूरे होने पर 24 सितंबर 1982 से लेकर 24 अक्टूबर 1982 तक देश के विभिन्न स्थानों पर पूना पैक्ट के धिक्कार परिषद और सम्मेलनों का आयोजन किया था। और इसी दौरान जब ये कार्य कर रहे थे, और इससे पहले भी माननीय काशीराम साहब का जो आंदोलन है वो लगातार फैलता जा रहा था, तो जो अटैक की एक संभावना थी माननीय काशीराम साहब को कि जो लेफ्टिनेंट थे बाबा साहब के, या अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी मानते थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में अपने आप को कांग्रेस की शरण में उन्होंने एक तरीके से खुद को समर्पित कर दिया था, सरेंडर कर दिया था, और वे कांग्रेस के चमचे की तरह भूमिका निभा रहे थे। तो ऐसे लोगों को माननीय काशीराम साहब का किया गया कार्य पसंद नहीं आ रहा था। उनके कार्य को जनता की नज़र में जनता उनको नकारने का काम शुरू कर चुकी थी, और माननीय काशीराम साहब के अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे हालात में माननीय काशीराम साहब के ऊपर उनके जो विरोधी पैदा हो रहे थे, उनके जो दुश्मन पैदा हो रहे थे, उनके द्वारा तरह तरह से हमले करने का एक सिलसिला शुरू हो चुका था। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे समाज को, आज की जो वर्तमान पीढ़ी है, और भी बहुत से हमारे जो साथी हैं, विद्वान साथी हैं, तो माननीय काशीराम साहब को किस तरीके के हमले उनको झेलने का उनको कार्य करना पड़ रहा था, उनको मुकाबला करना पड़ रहा था अपने विरोधियों से। तो इसकी जानकारी हमारे बहुत सारे साथियों को हम देना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, और इसके लिए माननीय काशीराम साहब ने एक विशेष आर्टिकल, एक जो है ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स पर, जो संगठन के मैटर्स होते हैं, उसके मैटर्स पर अपने कार्यकर्ताओं को आगाह करने के लिए इसी ऑपरेस्ट इंडियन के सितंबर 1982 के अंक में, जिसमें पूना पैक्ट की रिपोर्ट काफ़ी छापी गई है, उसी में एक विशेष आर्टिकल माननीय काशीराम साहब के स्वयं के द्वारा, खुद काशीराम साहब के द्वारा एक आर्टिकल इस मैगज़ीन में दिया गया है, और इसका नाम उन्होंने रखा था वेलकम अटैक। तो वेलकम अटैक जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जो कि वर्तमान समय में भी काफ़ी प्रासंगिक है, कि जो अगर ऑर्गेनाइजेशन को जो मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उनको किस किस तरीके के हमले झेलने पड़ते हैं, उनके ऊपर हमले होते हैं तरह तरह के कार्नर्स के। तो इसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए। तो ये आर्टिकल मैं आपके सामने जो का तो कुछ पेश कर रहा हूँ, और इसमें जो शुरू में ही एक कोटेशन दिया गया है, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं माओ त्से-तुंग, तो उनके द्वारा एक बात अपने द्वारा कही गई थी, जो माननीय काशीराम साहब को बहुत अपील की, बहुत उनको पसंद आई। तो उन्होंने उसी से इस आर्टिकल को शुरू किया है, और इसको मैं पढ़ रहा हूँ। I hold that it is bad as far as we are
concerned if a person, a political party, an army, or a school of thought is not attacked by the enemy, for in that case it would definitely means that we have sunk to the level of the enemy. यदि कोई भी संगठन और कोई भी राजनीतिक दल या इवन एक सेना भी या एक विचारों का एक विचारधारा यदि दुश्मन को कोई ठेस नहीं पहुंचा रही, दुश्मन के ऊपर अटैक नहीं कर रही, तो इसका अर्थ होता है कि हम अपने आप को दुश्मन की लाइन में ही हमने अपने आप को डुबो लिया है। हमने अपनी अलग लाइन नहीं खींची है, बल्कि हमने दुश्मन से ही एक तरीके से उसमें उलझ गए हैं। लेकिन हमारे लिए ये अच्छा है, इट इज़ गुड फॉर अस इफ़ वी आर अटैक्ड बाय द एनिमी, सिंस इट प्रूव्स दैट वी हैव ड्रॉन ए क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द एनिमी एंड आवरसेल्व्स। लेकिन दूसरी तरफ ये अच्छा है यदि दुश्मन के द्वारा हमारे ऊपर हमला किया जाता है और एक स्पष्ट रेखा हमारे और विरोधी यानी दुश्मन के बीच में अगर खींची जाती है, तो ये स्पष्ट रूप से हमारी एक सही लाइन मानी जाएगी कि हमको दुश्मन से अपनी विचारधारा हमारी मेल नहीं खाती है और हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है। इट इज़ स्टिल बेटर if the enemy attacks us wildly and paints us as entirely black and without a single virtue। यह और भी अच्छा है कि दुश्मन हमारे ऊपर बहुत स्पष्ट रूप से यानी वाइल्डली अटैक करता है और इस तरीके से बताता है कि भाई इसमें सारे के सारे दुर्गुण हैं, कालिख पोतना चाहता है, किसी भी तरह का कोई इसमें अच्छाई नहीं है। बिना किसी अच्छाई के सारी की सारी बुराइयों को दुश्मन हमारे बताता है, तो ये और भी अच्छा है। इट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट वी हैव नॉट ओनली ड्रॉन क्लियर लाइन्स ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द एनिमी एंड आवर सेल्व्स बट अचीव्ड ए ग्रेट डील इन आवर वर्क। यह दर्शाता है कि हमने दुश्मन और अपने बीच में युद्ध की क्लियर रेखाएं खींच ली हैं और हमने अपना एक जो दिशा है, हमने अपना जो कार्य है उसमें कुछ हमने अचीव कर लिया है, कुछ हमने प्राप्त कर लिया है, ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है। तो मानवर काशीराम साहब आगे लिखते हैं अपने आर्टिकल में कि आई हैव नॉट रीड मच अबाउट माओ एंड आई एम नॉट वेल कन्वर्जेंट विद हिज फेमस थाट्स। यद्यपि मैंने माओ के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है और मैं उनके प्रसिद्ध थॉट्स के बारे में, प्रसिद्ध विचारों के बारे में ज़्यादा वाकिफ़ भी नहीं हूँ, बट द above quotation from Mao's thoughts abundantly appealed me at this level of development of our mission। लेकिन माओ त्से तुंग के उक्त कोटेशन ने मुझे अपने मिशन के इस समय, जो मिशन हमारा जिस इस समय पहुंचा है, इस रूप में जो मिशन हमारा पहुंचा है, उसमें इस माओ के विचार हमको बहुत प्रभावित करते हैं। आई देयरफॉर वेलकम द रिसेंट अटैक्स ऑन बामसेफ DS4 एंड स्पेशली ऑन माई सेल्फ। इसलिए इस समय पर मैं जो अटैक किए जा रहे हैं हमारे विरोधियों के द्वारा, उसका मैं स्वागत करता हूं, और जो हमारे संगठन बामसेफ DS4 और विशेष रूप से मेरे ऊपर जो अटैक किए जा रहे हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। तो ये जो उन्होंने मानवर साहब ने बातें लिखी हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि हमको अगर हमारे ऊपर कोई हमला करता है, हमारे रास्ते में रोड़े अटकाना चाहता है, तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका एक तरीके से स्वागत करना चाहिए। इसीलिए इस आर्टिकल का नाम उन्होंने वेलकम अटैक रखा है। इस जो आर्टिकल हम जो पढ़ रहे हैं, और ये बहुत ही जानना ज़रूरी है, और आगे इसमें जो लिखा है उसको मैं बताना चाहूँगा। साथियों, जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी, जो मान्यवर काशीराम साहब ने एक माओ त्से तुंग का कोटेशन इंग्लिश में एक दिया है द प्रेस इंडियन के इस एपिसोड में,
तो उसका मैं आपके सामने हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि यह बुरा है। जहाँ तक हमारा संबंध है, एक व्यक्ति, एक राजनीतिक पार्टी, एक सेना अथवा एक तय विचारधारा पर दुश्मन के द्वारा हमला नहीं किया जाता है। ऐसी हालत में यह निश्चित रूप से समझा जाएगा कि हम दुश्मन के स्तर पर ही उलझे हुए हैं। यह अच्छा है कि हमारे ऊपर दुश्मन द्वारा हमला किया जाता है। यह इससे सिद्ध होता है कि दुश्मन और हमारे बीच में स्पष्ट लकीरें खिंच चुकी हैं। यह और भी अच्छा है कि दुश्मन हम पर जोरदार हमला करता है तथा हमारे ऊपर पूरी तरह, एक तरीके से कहें, कालिख पोतता है, बिना एक भी अच्छाई के। यह दर्शाता है कि हमने अपने दुश्मन और अपने बीच में न केवल स्पष्ट रेखाएं खींच ली हैं, बल्कि अपने कार्य में कुछ प्राप्त भी कर लिया है। तो साहब आगे लिखते हैं इसी एडिटोरियल में, मैंने माओ के बारे में ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है और न ही उनके विचारों के बारे में ज़्यादा जानकारी है, लेकिन ऊपर दिए गए उद्धरण ने मुझे पर्याप्त रूप से आकर्षित किया। जब हमारा मिशन इस स्तर पर है, इसलिए मैं हाल ही में हुए बामसेफ, DS4 एवं विशेषकर मुझ पर हुए हमलों का स्वागत करता हूं। तो ये दौर था जब मानवर काशीराम साहब एक मिशन को तेज़ी से आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। तो जो हमारे विरोधी लोग थे, जिनको ये मानवर काशीराम साहब की विचारधारा अच्छी नहीं लग रही थी और जो पहले से स्थापित दलित शोषित समाज में नेतृत्व था, जो अपने आप को नेता मानते थे कि हम ही हैं इस शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के, OBC के नेता, लेकिन मानवर काशीराम साहब बुनियादी तौर पर कुछ बदलाव चाहते थे और उनकी विचारधारा एकदम से अलग थी। इसलिए वो लोग मानवर काशीराम साहब को पसंद न करते हुए उन पर तरह तरह के हमले कर रहे थे, संगठन के स्तर पर भी और उनके व्यक्तिगत स्तर पर ही। तो इसी को लेकर के मानवर काशीराम साहब ने ये कोटेशन माओ त्से तुंग का ये कोट किया है, जो अपने आप में ये दर्शाता है कि अगर दुश्मन से लड़ना है तो हमारे बीच में युद्ध की रेखाएं क्लियर होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई आपस में अगर वो हमको बुरा बताता है, अगर हम वो हमको घटिया बताता है या और भी किसी तरीके से हमला करता है, तो मानवर काशीराम साहब कहते हैं कि हमें उसका स्वागत करना चाहिए। उससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमारा जो रास्ता है वो बिल्कुल हम सही रास्ते पर हैं। तो ये आगे जो मानवर काशीराम साहब का मैं एडिटोरियल का हिंदी अनुवाद जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने, अगले पैरा में वो लिखते हैं कि हमारा वास्तविक दुश्मन, इसका शीर्षक है वास्तविक दुश्मन। यानी हमें अपना पहचान तो होनी चाहिए ना कि जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, तो इसके बारे में हमारे पास बिल्कुल स्पष्ट विचार होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मानवर काशीराम साहब का कहना ये था कि पिछले 2 से 3 महीनों में हमारे ऊपर कई कोनों से हमले हुए हैं, कई एंगल से, जिसे कहते हैं ना, कई एंगल से हमारे ऊपर अटैक हुआ है। ये हमारे विभिन्न तरीक़ों से किए गए हैं, ये हमारे ऊपर विभिन्न तरीक़ों से किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अनुसूचित जाति के ही लोगों के उन 70 पेपरों से ज़्यादा चिंतित हूँ, जिनमें से अधिकतर अनियमित अंतराल में अपने छोटे से पाठकों में ही पहुँचते हैं। यानी उस समय के जो पब्लिकेशन थे, छोटे छोटे पब्लिकेशन थे, तो उनमें मानवर काशीराम साहब के विरुद्ध, उनके अगेंस्ट में कई तरह के लेख लिखे जा रहे थे कि मानवर काशीराम साहब ये मतलब काशीराम जी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। इन छोटे पेपरों के द्वारा बामसेफ, DS4 तथा विशेषकर काशीराम, जिसने इन दोनों संगठनों की स्थापना की है तथा बनाए हैं, के विरुद्ध लिखा गया है। दूसरी मज़ेदार हमले की बात यह है कि इन छोटे और अनियमित पेपरों की 1000 प्रतियाँ संबंधित लोगों को निःशुल्क बांटी गईं तथा डाक से भेजी गईं। यानी इतना ज़्यादा मानवर काशीराम साहब का विरोध हो रहा था
जो उससे पहले के जो लोग थे, जो संगठन बना करके, कई तरह के संगठन बना करके काम कर रहे थे, तो मान्यवर कांशीराम साहब के वे विरोधी हो गए थे। तो उन्होंने उनको बदनाम करने के लिए तरह तरह से लेख छापे और उनको बिना किसी पैसे के लोगों तक पहुंचाया, निःशुल्क बांटा गया, डाक से भेजा गया पूरे देश में। ये उनका कार्य हो रहा था। तो साहब आगे लिखते हैं कि इन कमज़ोर एवं अनियमित पत्रिकाओं की ओर से पिछले 2-3 महीनों में निशाना साध कर किया गया यह हमला बहुत कुछ जाहिर करता है। ये सोची समझे साजिश के तहत ये हमला किया जा रहा था, जिससे मान्यवर साहब ये बताते हैं कि ये हमला बहुत कुछ जाहिर करता है। इससे बहुत सी चीज़ें जाहिर होती हैं। इसके अतिरिक्त इन हमलों के पीछे किसका छिपा हुआ हाथ है। जो हमला कर रहे हैं उनके पीछे कोई न कोई हाथ होता है। वो सीधे हम दिखाई नहीं देते, लेकिन जो अटैक करने वाले हैं वो केवल दिखाई देते हैं, लेकिन इनके पीछे जो हाथ है वो दिखाई नहीं देता। तो इसके लिए, इसके अतिरिक्त इन हमलों के पीछे किसका छिपा हुआ हाथ है, और ये छिपे हुए हाथ जिन्होंने हमारे विरोध में चमचे खड़े किए हैं, हमारे वास्तविक दुश्मन हैं। यानी चमचे हमारे दुश्मन तो बाद में हैं, लेकिन चमचों के पीछे जिन्होंने चमचे खड़े किए हैं, जिन्होंने चमचे पैदा किए हैं, असली हमारे दुश्मन वे हैं। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा वास्तविक दुश्मन कौन है। तो चमचा तो किसी के द्वारा चलाया जाता है, जो इसके पीछे हैं उनको ये हमारे विरोध में खड़ा करने का काम वो लोग कर रहे हैं। चमचों का तो केवल सहारा लिया जा रहा है। हमारे वास्तविक दुश्मन हैं वे। हम में से कुछ इन चमचों से ही लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। हम में से कुछ लोग जो सामने जो भिड़ रहा है, हमसे लड़ाई कर रहा है, हमारे को रोकना चाहता है, तो हमारे उन चमचों से ही लड़ने पर उतारू हो सकते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी मान्यवर साहब कहते हैं कि चमचों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में ऐसा करना हमारे तेज़ी से हुए बढ़ते कार्य में बाधक हो सकता है। चमचों से लड़ना केवल लक्षणों से लड़ना होगा, बीमारी से नहीं। यानी ये एक पैरा में मान्यवर कांशीराम साहब ने जो बताया है कि कई बार हमारे लोग अपनी शक्ति को, जो चमचे हैं सामने दिखाई दे रहे हैं, उनसे लड़ने में अपनी शक्ति को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन चमचों को जो चलाने वाली ताकतें हैं, हमें तो लड़ाई उनसे लड़नी है, हमें इनसे उलझना नहीं है। तो लेकिन हमें अपनी शक्ति को बचा कर रखना चाहिए और ऐसे चमचों से लड़ना नहीं चाहिए। ये मान्यवर कांशीराम साहब अपने संपादकीय जो लेख लिखा है उसमें बताना चाहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो संगठन चला रहे हैं उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला पैरा में वो लिखते हैं कि आत्मघाती हमला। आत्मघाती हमले में क्या बताना चाहते हैं मान्यवर साहब कि लगभग 2.5 वर्ष पहले 2 छोटी पत्रिकाएं, जिनके नाम है जय भीम, जो मराठी में निकलती थी, और भीम पत्रिका, और जो अंग्रेजी में निकाली जाती थी, के द्वारा हमारे ऊपर अतार्किक एवं अवांछित भारी हमले थोपे गए थे। ये जो 2 पत्रिकाएं पिछले 2.5 वर्ष से निकलती थीं, जिनके नाम हैं जय भीम मराठी में तथा भीम पत्रिका अंग्रेजी में, इनके द्वारा हमारे ऊपर अतार्किक एवं अवांछित भारी हमले थोपे गए थे। हमने अपने मामलों को इस प्रकार संचालित किया कि 3 महीनों के अंदर ये दोनों पत्रिकाएं धराशायी हो गईं। यानी जनता ने इनको स्वीकार नहीं किया हमलों को, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब लोगों के बीच में जाके काम कर रहे थे। तो ये पत्रिकाओं का जो पत्रिकाएं लोगों के बीच में पहुंच रही थी, तो पत्रिकाएं, ये मान्यवर साहब लिखते हैं कि ये पत्रिकाएं दोनों ही धराशायी हो गईं। हमले आत्मघाती सिद्ध हुए। यानी वो हमला तो इनके हमारे मान्यवर कांशीराम साहब के ऊपर करना चाह रहे थे, लेकिन एक तरीके से वो हमला उन्हीं के ऊपर हो गया और उन्हीं को ये मुंह की खानी पड़ी। ताज़ा मामलों में भी कुछ पत्रिकाओं द्वारा आत्मघात तय है। हमें उनको नहीं छूना चाहिए, अन्यथा हमें हत्या का दोषी माना जाएगा। तो हमें जो है उनके ऊपर अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करनी है। वे स्वयं ही अपनी मौत मरेंगे।
हमें उनको नहीं छेड़ना, अन्यथा हमें हत्या का दोषी माना जाएगा। अगले पैरा में वो लिखते हैं, न्यायिक जांच हमारी सबसे अच्छी जांच है। न्यायिक जांच सबसे अच्छी जांच है। न्यायिक जांच जहां लोग ही जज हों, सबसे अच्छी जांच है। यानी जनता को तय करना है कि कौन अच्छा है और कौन खराब है। हमारे लिए जज कौन है? जनता जज है। हम किसी जुडिशरी की, ऑफिशियल जुडिशरी की बात यहाँ पर नहीं कर रहे, जैसा माननीय कांशीराम साहब कहना चाहते हैं कि जनता ही सबसे अच्छी जज है। हमारा असली दुश्मन हमको उलझाने के लिए चमचों को किराए पर ले रहा है। माननीय कांशीराम साहब कहते हैं कि हमारा असली दुश्मन हमको उलझाने के लिए चमचों को किराए पर ले रहा है, जिससे हमारी प्रगति तथा वृद्धि को रोका जा सके। तो यह हमारे दुश्मन की इच्छा हो सकती है कि वो हमको उलझा करके हमारी प्रगति को रोके। ये हमारे दुश्मन की इच्छा हो सकती है कि हम उलझे रहें। विशेषकर मैं स्वयं ऐसे कोर्ट के केसों में उलझा रहूं। राज्यों में ऐसे कोर्ट के केस में 11 राज्यों में, जो इस विशाल देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। अतः हमारी प्रगति में बाधा बने। यानी जो स्टेट्स हैं पूरे देश में 11, उनकी कोर्टों में हम जाएं और उनमें उलझें, तो माननीय कांशीराम साहब साफ तरीके से लिखते हैं कि इससे हमारी प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी। इसमें हमारी ये इच्छा हमारी कैसे हो सकती है? दुश्मन हमको उलझाना चाहे और हम उलझ जाएं, तो ये दुश्मन को तब अच्छा है दुश्मन के स्तर पर, लेकिन हमारी ये इच्छा कैसे हो सकती है कि हम इसमें उलझ जाएं? तो हमें उलझने से दूर रहना है। हम में से वे जो दुश्मनों के चमचों से किसी भी प्रकार से उलझ रहे हैं, यानी हमारे जो संगठन के लोगों के आगाह करते हुए कहते हैं माननीय कांशीराम साहब, क्योंकि संगठन के मामले में माननीय कांशीराम साहब बहुत ही सतर्क रहते थे कि हमारी ऊर्जा इधर उधर के कामों में व्यर्थ न जाए, उसको मैं सही रूप में सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो हमारे संगठन के लोगों को भी वे सावधान करते हुए कहते हैं कि हम में से वे लोग जो दुश्मन के चमचों से किसी भी प्रकार से उलझ रहे हैं, हमारे दुश्मन के कुचक्र में फंस रहे हैं, मैंने उनको ऐसा करने से मना किया है। माननीय साहब स्पष्ट रूप से आगाह करते हुए कहते हैं कि वे उनके कुचक्र में न फंसें, बल्कि दूसरी ओर समस्त ताकत संसाधनों को तेजी से आगे बढ़ाने में लगाने के लिए कहा है। यानी जो ताकत है उसको तेजी से अपने कारवां को आगे बढ़ाने में लगाना जरूरी है। जो हम कारवां लेके चल रहे हैं, माननीय कांशीराम साहब का कहना था, उसी में अपनी ऊर्जा को लगाएं। दूसरी ओर हमारी जो ताकत है और संसाधनों को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए हमने अपने संगठन के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको कहा है कि वो पूरी ताकत संगठन के कार्यों में को आगे बढ़ाने के लिए, संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए ही लगाएं। हमारी तेज़ी से दुश्मन को रोकने के लिए पर्याप्त है तथा हमारे लिए लोगों को जज होना चाहिए। माननीय कांशीराम साहब जो इंग्लिश में जो एडिटोरियल है उसमें लिखते हैं कि हमारी तेज़ी ही, हम जो फास्ट, जितनी हमारी स्पीड तेज़ होगी काम करने की, तो उसी से दुश्मन अपने आप रुक जाएगा। और ये इसके लिए जज कौन होगा? जज हमारी जनता होगी, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिनके बीच में हम जा रहे हैं और जो हमारे लक्ष्य हैं। जनता हमारी टारगेट है, जनता को आगाह करना, संगठन को मजबूत करना। तो असलियत में जज जो है जनता होगी हमारी। आगे मानवर साहब ने स्पष्ट रूप से एक और उसमें लिखा है, इसी का हेडिंग बना करके, मुझ में भरोसा रखें। मानवर कांशीराम साहब नेतृत्व के ऊपर ये चाहते थे कि भाई अगर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो एक हमने लाइन बनाई है, उस लाइन में जिसका मानवर कांशीराम साहब नेतृत्व कर रहे थे, तो मानवर कांशीराम साहब कहते हैं कि मुझ में भरोसा रखें। मुझे बताया गया है कि असली दुश्मन के कुछ चमचे हमारे साथ निम्न स्तर का व्यवहार कर रहे हैं। यानी इतने घटिया कई बार उनको हरकत का सामना करना पड़ा है कि इसको उन्होंने जो है अपने आर्टिकल में लिखने को मजबूर हुए मानवर साहब कि
कुछ चमचे हमारे साथ निम्न स्तर का व्यवहार कर रहे हैं। वे गटर की भाषा बोल रहे हैं, वे गटर की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जैसे आई एम टोल्ड दैट सम ऑफ द स्टूजेस ऑफ आवर रियल एनिमी आर बिहेविंग लाइक क्रोनिक क्रुक्स, दे आर यूजिंग लैंग्वेज ऑफ द गटर, but still I advise my followers not to engage themselves with the stooges of the enemy. They should follow my advice as above and leave the rest to me. तो कितना स्पष्ट तरीके से मानवर साहब आहत होते हुए भी, इन सब चीज़ों से आहत होते हुए भी कितना पेशेंस मानवर साहब रखते थे। ये अपनी वो जो उनके ऊपर जो अटैक किए जा रहे थे, तो उनको ऊपर घटिया से घटिया भाषा का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मानवर काशीराम साहब अपने कार्यकर्ताओं को पेशेंस रखने के लिए आगाह करते हैं कि मैंने अपने अनुयायियों से कहा है कि वे दुश्मन के चमचों से न उलझें, उनको मेरी ऊपर दी गई सलाह पर अमल करना चाहिए तथा बाकी मुझ पर छोड़ देना चाहिए। आगे वो जैसे मैं बड़ा इंग्लिश सिंपल है इनकी मानवर साहब की, तो आगे लिखते हैं इंग्लिश में, मैं आपको थोड़ा बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आई एम ए सिंपल विलेजर, द सिंपल विलेजर इज सेड टू possess native wisdom, and native wisdom is the best thing to cure and correct the chronic crooks. As for those who use the language of the gutter, I shall drink them like a hot steaming cup of tea, and through urine throw them into the gutter they belong. देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात है। यानी मानवर साहब यहाँ तक आहत होते हुए, और उन्होंने अपने शब्दों को बहुत ही, आप ये समझ सकते हैं कि किस किस तरीके से शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, अपने विरोधियों से जो है उलझते न उलझते हुए, और अपने अनुयायियों को भी वो आगाह करते हैं। तो कितना उन्होंने अपनी भाषा का जो इस्तेमाल किया कि मैं एक साधारण देहाती हूँ, साधारण देहाती के पास ज़मीनी बुद्धिमत्ता होती है, ज़मीनी बुद्धिमत्ता होती है, और ज़मीनी बुद्धिमत्ता ऐसे महाधूर्तों को बिल्कुल ठीक कर सकती है। और जो गटर की भाषा इस्तेमाल करते हैं, मैं उनको गरम खौलती हुई चाय की तरह पी जाऊंगा। देखिए क्या इन्होंने जो बात लिखी है मानवर काशीराम साहब ने, उसका मैंने हिंदी अनुवाद किया है कि आई शैल ड्रिंक दैम लाइक ए हॉट स्ट्रीमिंग कप ऑफ टी, एंड थ्रू यूरिन, चाय की तरह पी जाऊंगा तथा उनको पेशाब के जरिए उसी गटर में फेंक दूंगा जहां उनकी असली जगह है। यानी वो जो उनका स्तर था, निम्न स्तर, जो घटिया से घटिया बातें कर रहे थे, तो उनको एक तरीके से गटर में फेंकने की जो बात कर रहे हैं, तो गटर में उनको नहीं, उनकी भाषा का जो उन्होंने कहा है कि मैं उनको गटर की जो खौलती हुई चाय की तरह पी जाऊंगा और पेशाब के जरिए उसी गटर में फेंक दूंगा जहां उनकी असली जगह है। तो आप देखिए कि मानवर काशीराम साहब कितने आहत थे इन सब बातों से, और अपने कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए उन्होंने इतनी जो है बातें लिखी हैं कि उस दौर में मानवर काशीराम साहब को कितना ज़्यादा विरोध झेलना पड़ रहा था, ये हम असलियत में अंदाज़ा लगा सकते हैं जब वो इतनी भाषा का इस्तेमाल लिख रहे हैं, भाषा एडिटोरियल लिख रहे हैं अब्रेस्ट इंडियन में। तो हमें ये एहसास ज़रूर होना चाहिए, वर्तमान के जो भी हमारे साथी काम कर रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में, कि मानवर काशीराम साहब ने कितना ज़्यादा उस दौर में अपमान सहने का काम किया था, और हर तरीके से दूसरों के द्वारा किए गए हमलों को भी वे अपने ऊपर झेलते रहे, खुद को भी बचाया और अपने कार्यकर्ताओं को भी इन सब से न उलझने के लिए आगाह किया, जिससे कि जो कारवां मानवर काशीराम साहब लेके चल रहे थे, जो इस दलित शोषित समाज के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई को शुरू किया था मानवर काशीराम साहब ने, वो कारवां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इधर उधर न भटके, सही रास्ते पर चलता रहे, भले ही उसे कितने भी विरोधों का सामना करना पड़े। तो
हम ऐसे महापुरुष को सैल्यूट करते हैं, मानवर कांशीराम साहब की सोच को, मानवर कांशीराम साहब को, उनके विज़न को, जिन्होंने उस दौर में इतना ज़्यादा विरोध सहते हुए भी अपने आप को बिल्कुल भी अपने रास्ते से हटने नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मिलते हैं अगली एपिसोड में।